आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा 2001 का क्वेश्चन चल रहा था और हमने वो वेरिएंस की हद तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था और आज के इस क्लास में हम इसकी एंट्रीज़ बनाएंगे। तो आइए इसकी एंट्रीज़ बनाते हैं। अगरचे इसने इस क्वेश्चन में एंट्री नहीं पूछी लेकिन इसकी एंट्री हम खुद से ही बना लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये ऊपर आप जैसे आप एक जनरल ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने एक प्रॉपर जनरल ड्रॉ करना है। और इसकी 3 मेन एंट्रीज़ हैं। एक मटेरियल की एंट्री। अच्छा, एंट्री भी आपके लिए कोई इसलिए मुश्किल नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो जॉब ऑर्डर में एंट्री बनती है वही बनेगी। मैं दोबारा बता देता हूँ। जॉब ऑर्डर की 3 मेन एंट्रीज़, एक डायरेक्ट मटीरियल, एक डायरेक्ट लेबर और एक FOH अप्लाइड। डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री बनती है WIP डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। फ़र्क इतना है कि जब आप यहाँ पे ये एंट्री बनाएंगे तो उसके पैटर्न में लिखा हुआ है कि WIP आप डेबिट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट से और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप एक्चुअल कॉस्ट से। कॉस्ट कैसे निकलेगी वो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, वो आपके साथ साथ गिवन होगी तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक्चुअल कॉस्ट वाले कॉलम में एक्चुअल वाले कॉलम में जाएंगे और एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे आप एक्चुअल रेट से, एक्चुअल प्राइस से। लेकिन ये जो आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे ये बराबर नहीं होगा, इनमें डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस होगा किस वजह से, इन्हीं वेरिएंसेस की वजह से डिफरेंस आएगा। तो अगर ये फेवरेबल हो तो आप क्रेडिट कर दीजिए, अगर अनफेवरेबल हो तो उसको आप डेबिट कर दीजिए। फेवरेबल हमारे लिए एक तरीके का फ़ायदा है और अनफेवरेबल हमारे लिए एक तरीके का नुकसान है। तो जब ये फ़ायदा और नुकसान आप डेबिट क्रेडिट करेंगे तो आपकी एंट्री बराबर हो जाएगी। जॉब ऑर्डर में चूँकि वेरिएंस नहीं होता इसलिए इसकी एंट्री में कोई फ़र्क नहीं होता और फिर जो आप डेबिट करते हैं उसी अमाउंट से आप क्रेडिट करते हैं। सेम लेबर है और सेम FOH है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं पहली एंट्री बना रहा हूँ। हर एंट्री को बनाने से पहले मैं उसका प्रोसीजर पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम उसको जाके देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, वर्क इन प्रोसेस विल बी डेबिटेड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये गए आप और जाके आपने इसकी पहली एंट्री बनाई, वर्क इन प्रोसेस विल बी डेबिट बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट के कॉलम में जाइए और जाके देखिए 5000 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये कितना बना, 40,000। अच्छा, चूँकि मुझे ये मालूम है कि मेरे मटेरियल के 2 वेरिएंस हैं और एक वेरिएंस फेवरेबल है एक अनफेवरेबल है, तो ज़ाहिर है जो अनफेवरेबल है वो डेबिट में आएगा, फेवरेबल क्रेडिट में जाएगा। हम वेरिएंस बाद में लिखते हैं, हम पहले एंट्री मुकम्मल कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि चूँकि मुझे ये अनफेवरेबल लिखना है डेबिट में तो मैं डेबिट की एक लाइन छोड़ देता हूँ। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, एंड मटीरियल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। तो मैंने डेबिट की एक जगह छोड़ी और यहाँ पे लिखा मैंने मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बाय एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 4800 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये कितना बना, ये 4800 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये बन गया 43,200। 43,200 सही है। अब इसी के आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द डिफरेंस विल बी कवर्ड बाय डेबिट अनफेवरेबल वेरिएंस, क्रेडिट फेवरेबल वेरिएंस। तो देखिए हमारे पास मटेरियल की एंट्री के मुताबिक मटेरियल का जो वेरिएंस अनफेवरेबल है वो कौन सा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मैं यहाँ पे अनफेवरेबल या फेवरेबल नहीं लिखूंगा, लाजमी बात है मैं जो डेबिट में लिखूंगा वो अनफेवरेबल होगा और जो क्रेडिट में लिखूंगा वो फेवरेबल होगा। तो ये जो मैंने डेबिट की जगह छोड़ी थी मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मटीरियल प्राइस वेरिएंस। और कितना था ये, 4800। जबकि फेवरेबल कौन सा था, मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस। तो ये आ गया आपका मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस और ये कितना बन गया, 1600 रुपये। नरेशन बहुत सिंपल है, टू रिकॉर्ड मटेरियल एंड मटेरियल वेरिएंसेस। अब आप इसको चेक कर लीजिए, 40,000 में 4800 ऐड करेंगे कितना बना, 44,800 और 43,200 में आप 1,600 ऐड कर देंगे, ये भी कितना बन गया, 44,800। तो ये आपकी एंट्री मुकम्मल हो, क्लियर है। अब आ जाइए आप अपनी दूसरी एंट्री पे वापस जाइए प्रोसीजर में। दूसरी एंट्री में कहते हैं अगेन वर्क इन प्रोसेस विल बी डेबिटेड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन चूंकि मैं दूसरी एंट्री बना रहा हूँ लेबर की तो इसलिए अब जब मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट लूँगा तो लेबर की लूँगा। अब आप जाके दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, नंबर 2 वर्क इन प्रोसेस डेबिट बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब जाइए और जाके लेबर के लिए स्टैंडर्ड में जाके देखिए कितना है, 2000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 11। 2000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये कितना बना, 22,000। अच्छा, अब चूंकि मुझे पता है कि लेबर का जो
वेरिएंस है आर्स वेरिएंस वो भी अनफेवरेबल है, और जो लेबर का रेट वेरिएंस है वो भी अनफेवरेबल है, और जितने भी अनफेवरेबल वेरिएंस हैं वो डेबिट में आते हैं। तो इसका मतलब है कि मटेरियल में तो एक फेवरेबल था एक अनफेवरेबल, तो मैंने डेबिट में सिर्फ एक लाइन छोड़ी थी और क्रेडिट में मैंने फेवरेबल लिखा था। यहाँ पे चूंकि दोनों ही अनफेवरेबल हैं तो मैं 2 लाइनें छोड़ देता हूँ, तो फिलहाल 2 लाइनें छोड़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फैक्ट्री पेरोल विल बी क्रेडिटेड बाय एक्चुअल कॉस्ट, तो मैंने यहाँ पे पहले तो 2 लाइनें छोड़ी और ये मैंने कर दिया फैक्ट्री पेरोल बाय एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 2300 घंटे मल्टीप्लाई बाय 12 एक्चुअल के कॉलम के मुताबिक, तो ये आपने लिखा 2300 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बन गया 27,600। देखिए बेटा हम यही एंट्री जॉब ऑर्डर में बनाते थे लेकिन होते दोनों बराबर थी, यहाँ पे क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस है। अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है एंड द डिफरेंस विल बी कवर्ड बाय डेबिट अनफेवरेबल एंड क्रेडिट फेवरेबल, तो चूंकि मेरे पास लेबर के हैं ही दोनों अनफेवरेबल तो दोनों डेबिट में आएंगे। तो पहले मैं क्या लिखूंगा लेबर आर्स वेरिएंस कितना 3300, और दूसरा लेबर रेट वेरिएंस वो भी कितना है नेगेटिव में 2300 2300 सही है। अच्छा असल बात यह है कि जब आप इसका डेबिट क्रेडिट दोनों कर लेंगे सारे वेरिएंस पुट कर देंगे तो असल बात यह है कि क्या ये बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये गलती हो जाए कि आप फेवरेबल को क्रेडिट के बजाय डेबिट में लिख दें, अनफेवरेबल को डेबिट के बजाय क्रेडिट में लिख दें, WIP की कीमत को बजाय स्टैंडर्ड से एक्चुअल से लिखते हैं, तो ये इन गलतियों की वजह से आपकी एंट्री बराबर नहीं होगी। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए 22,000 और 3,000 25,000 25,000 2,000 27,000 और 300 300 600 27,600 डेबिट में आ गया, 27,600 क्रेडिट में आ गया। नैरेशन की बहुत सिंपल है टू रिकॉर्ड लेबर एंड लेबर वेरिएंसेस। क्लियर है बात, ये 2 एंट्री हो गई। अब आ जाइए आप अपनी तीसरी एंट्री की तरफ, और जो तीसरी एंट्री है उसके मुतालिक कहते हैं वर्क इन प्रोसेस विल बी डेबिटेड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड FOH विल बी क्रेडिटेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले कॉलम में हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था कि जो हमारा 90% था लेबर वो कितना था 19,800, ये देखिए स्टैंडर्ड FOH ये रहा और एक्चुअल FOH ये रहा। तो सिंपल अब आप जब इसकी तीसरी एंट्री बनाएंगे तो क्या लिखेंगे आप WIP डेबिटेड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट विच इज़ 19,800, और चूंकि इसके अंदर FOH का वेरिएंस फेवरेबल है तो मुझे डेबिट में जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फेवरेबल क्रेडिट में आता है। तो क्रेडिट में आप क्या लिख देंगे FOH, और वो कितना है क्रेडिट में एक्चुअल 13,700। अब जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस जो है वो आपका FOH का वेरिएंस है, तो ये लिख दिया आपने FOH वेरिएंस, और चूंकि 1 वे वेरिएंस है इसके कोई नाम नहीं है तो इसलिए सिंपल आप इसको FOH वेरिएंस लिखेंगे कितना 6,100, और इसकी नरेशन क्या बन जाएगी टू रिकॉर्ड FOH एंड FOH वेरिएंसेस। अब आप इसको टैली कर लीजिए 19,800 13 और 6 19 7 और 1 8 19,800 डेबिट के बराबर हो गया। ये आपकी 3 बेटा मेन एंट्री हैं, जबकि वो आपसे एक और एंट्री पूछ सकता है। अव्वल तो इसने इस क्वेश्चन में कोई एंट्री पूछी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे एक एंट्री और पूछ सकता है, वो है क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री इसने पूछी तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ ताकि इसी एक क्वेश्चन के अंदर ही हमारी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएं। तो आइए क्लोजिंग एंट्री देखते हैं क्या है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए बेटा कि जो क्लोजिंग एंट्री है वो सिर्फ वेरिएंसेस की बनती है। किसकी? वेरिएंसेस की। क्या मतलब बेटा, आपने जब इसकी एंट्री बनाई थी मटेरियल की, लेबर की और FOH की, तो हर एंट्री में वेरिएंस आया था। कोई फेवरेबल वेरिएंस आया था तो कोई अनफेवरेबल वेरिएंस आया था। फेवरेबल वेरिएंस आपने एंट्री के अंदर क्रेडिट में लिखा है, जबकि अनफेवरेबल वेरिएंस आपने एंट्री के अंदर डेबिट में लिखा है। अब करना आपको सिंपल क्या है, जितने अनफेवरेबल वेरिएंस जो डेबिट में उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। अब अनफेवरेबल कौन से हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल है डेबिट में, लेबर आवर्स वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस अनफेवरेबल है डेबिट में। इन तीनों डेबिट के वेरिएंस को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दूंगा, जबकि फेवरेबल मेरे पास एक मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस है और एक FOH वेरिएंस है।
ये दोनों चूंकि क्रेडिट हैं तो इनको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसका आगे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, आइए देखते हैं। पहले मैं क्रेडिट वाले देखता हूँ। ये मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस क्रेडिट में, ये लीजिए, ये मैं इसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देता हूँ, कितना, 1600। फिर एफओएस का वेरिएंस भी क्रेडिट में है ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल, इसको भी क्लोज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो हमारे फेवरेबल तो यही दो थे जिसको क्लोज करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, फेवरेबल ख़त्म। अब मैं एक लाइन छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा इसकी वजह मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जितने डेबिट में यानी अनफेवरेबल है उनको क्रेडिट करूंगा, जैसे कि मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना, 4800, लेबर आवर्स वेरिएंस 3300 और लेबर रेट वेरिएंस 2300। अच्छा, अब आपके जितने भी वेरिएंस थे जो अनफेवरेबल थे वो क्लोज होकर क्रेडिट हो गए, जो डेबिट में होते हैं। जो फेवरेबल क्रेडिट में होते हैं वो क्लोज होकर डेबिट में आ गए। लेकिन अगर हम इनके डेबिट क्रेडिट को टोटल करें तो ये बराबर अभी भी नहीं है। अच्छा, क्या करें फिर, पहले हम डेबिट का टोटल करते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, 6 और 1 7, 7700 डेबिट में, जबकि क्रेडिट में कितना है, 4 3 7 7 और 8100, 8400 और 10400। डेबिट में है आपका 7700 और क्रेडिट में है 10400। सही है, 10400 आपका क्रेडिट में, जबकि डेबिट में कितना है, 6 और 1 7, 7700 को कितना फ़र्क आ गया, 10400 माइनस 7700, ये डिफरेंस आया 2700। अब सुन लीजिए, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाली एंट्री में आपके वेरिएंसेस डेबिट में कम है, क्रेडिट में ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कोई एंट्री बनाए इसमें डेबिट में ज़्यादा हो, क्रेडिट में कम हो। बहरहाल जहाँ कहीं पर भी कम होगा, जहाँ कहीं पर भी फ़र्क होगा, उस फ़र्क को हम कवर करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये कितना डिफरेंस है इसमें, 2700। सर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये डिफरेंस डेबिट में नहीं होता, क्रेडिट में होता, यानी डेबिट ज़्यादा होता और क्रेडिट कम होता, तो भाई मैं इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आगे करके लिख देता, ये अमाउंट में क्रेडिट में जाके लिख देता। इसीलिए मैंने बीच में लाइन छुड़वा दी थी ताकि आपको ये बात बआसानी समझ में आ जाए। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8B था, जो कि बहुत ही ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। इसमें अगरचे इन्होंने आपसे एंट्री नहीं पूछी थी, लेकिन हमने फिर भी एंट्री डिस्कस कर ली थी। इसका ए पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके ए पार्ट को जहन में रखिएगा, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको कुछ सवालात करने के तौर पे देना चाह रहा हूँ, तो ज़रा हम उसको इसका हम रिव्यू ले लेते हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं कि आया वो सवाल आपके लिए मुश्किल तो नहीं होंगे। तो अब आप एक काम ये कीजिए कि कुछ सवालात हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उनको देख लीजिए। अच्छा, आपने करना उतना ही है जितना कि आपसे कहा जा रहा है, यानी अगर आपसे एंट्री नहीं पूछी तो आपने नहीं बनानी, क्लोजिंग एंट्री नहीं पूछी तो आपने क्लोजिंग एंट्री नहीं बनानी। ओके, ये है 2012 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 8। बेटा वैसे तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे आसान तरीन समझ जो है वो चैप्टर समझा जाता है, लेकिन वो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूज़ करता है, कहीं ना कहीं वो बात को जो है वो ट्विस्ट करता है। इसलिए ज़रा गौर से समझिएगा कि इसके अंदर वो कहना क्या चाह रहा है। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब आप इस सवाल को सॉल्व करें या जब भी आप इस सवाल को अटैम्प्ट करें, चाहे पेपर में या चाहे टेस्ट में, एक बात ध्यान में रखिए। जैसे जब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा था तो उसके अंदर उसने आपको बेटा स्टैंडर्ड वाले कॉलम में दो चीज़ें अलग अलग बताई थी, एक क्वांटिटी और एक उसकी प्राइस, एक क्वांटिटी और एक प्राइस। एक्चुअल में भी उसने ये किया, एक क्वांटिटी और एक प्राइस।
वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, समटाइम्स वो क्वांटिटी देता है और क्वांटिटी के बाद प्राइस बताने के बजाय टोटल अमाउंट दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही टोटल अमाउंट क्या है। आप एक बात ध्यान में रखिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आ सकता जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर वो आपको क्वांटिटी और प्राइस दोनों ना बताए, कोई एक बताए, तो आप समझ जाइए कि वो जो दूसरी बात उसने बताई है वो अमाउंट है, अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे तो प्राइस निकल के आ जाएगी। अगर प्राइस बताई है, क्वांटिटी नहीं बताई, तो अगर आप अमाउंट को उस प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। आपको वेरिएंस निकालते वक्त टोटल अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, आपको क्वांटिटी अलग पता होना चाहिए, प्राइस अलग पता होनी चाहिए, इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। तो आइए सवाल में इसीलिए मैंने उठाया ताकि आपको समझा दूँ ये बात। क्वेश्चन है, एसन कॉर्पोरेशन यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर टेकन फ्रॉम इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2012। अब देखिए स्टैंडर्ड है और इसमें लिखा हुआ है रेट पर यूनिट आर्ट। पहली बात तो बेटा मटेरियल के लिए रेट की टर्म यूज़ नहीं होती है, मटेरियल के लिए प्राइस की टर्म यूज़ होती है, रेट की टर्म आर्ट्स के लिए यूज़ होती है। तो आप इसमें लिख दीजिए प्राइस पर यूनिट, क्योंकि आप मटेरियल में रेट नहीं निकालते, आप प्राइस का वेरिएंस निकालते हैं। तो लिख लीजिए प्राइस पर यूनिट ₹8 और टोटल यूनिट्स का मतलब ये क्वांटिटी है, तो टोटल क्वांटिटी होगी 9000। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड में तो उसने आपको कोई नहीं घुमाया, प्राइस अलग गिवन है और क्वांटिटी अलग गिवन है, लेकिन इसने एक्चुअल में घुमा दिया। क्या किया है, एक्चुअल में अगेन इसने रेट की टर्म यूज़ किया है, रेट काट के प्राइस लिखी है, प्राइस पर यूनिट 12, लेकिन नीचे उसने टोटल कॉस्ट दे दी 96,000। तो भाई नीचे आपको टोटल कॉस्ट देनी नहीं थी, आपको तो क्वांटिटी बतानी थी। अब बच्चा अक्सर क्या समझता है, वो समझता है कि ये 96,000 शायद ये क्वांटिटी है। जी नहीं भाई, यही बताना चाह रहा था कि अगर वो प्राइस के साथ क्वांटिटी ना बताए बल्कि कॉस्ट बता दे तो आपने उस कॉस्ट को क्वांटिटी नहीं समझना। अब आप क्या करेंगे, 96,000 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 96,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बन जाएगी 8,000। तो अब ये 96,000 आपके लिए इररेलेवेंट है। हाँ, जब एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना ही होता है, तो वहाँ पे आपके काम आ जाएगा, लेकिन वेरिएंस निकालते वक्त ये टोटल कॉस्ट का कोई काम नहीं है। एंट्री बनाते वक्त तो चूँकि ज़ाहिर है हमें अमाउंट चाहिए होता है तो आप उसके लिए उठा के रख लीजिए, लेकिन वेरिएंस निकालते वक्त क्वांटिटी अलग और प्राइस अलग होना ज़रूरी है। तो अब आप लिख लीजिए 8,000। अब ये पूरा सिनेरियो क्या बना कि मटेरियल के जो प्राइस है स्टैंडर्ड 8 रुपये है, लेकिन मटेरियल की जो एक्चुअल प्राइस है वो 12 रुपये है। तो 8 में से 12 माइनस किए, 4 रुपये का डिफरेंस आ गया नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि मटेरियल का प्राइस वेरिएंस तो आपका लास्ट भी अनफेवरेबल आएगा। ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मटेरियल की है वो है 9,000, बट एक्चुअल क्वांटिटी कितनी निकाली हमने डिवाइड करके 8,000। तो 9,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, 1,000 की क्वांटिटी का डिफरेंस आ जाएगा फेवरेबल। इसका मतलब है कि इसका मटेरियल का प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल आएगा, मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल आएगा, मटेरियल का वेरिएंस खत्म। नाउ कम टू द लेबर। वेजेस पर आवर यानी रेट पर आवर, जो रेट है पर आवर वो है 15 रुपये, जबकि नीचे उसको आवर्स बताने चाहिए थे कि टोटल कितने आवर्स हमने काम किया। उसने आवर्स बताने के बजाय टोटल कॉस्ट बता दी 1,50,000। बस बेटा अगर आप कंफ्यूज होंगे तो यहीं पर कंफ्यूज होंगे कि आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि आया वो आवर्स बता रहा है या कॉस्ट बता रहा है। तो सिंपल अब आप क्या करेंगे, इस 1.5 लाख को इग्नोर कर दीजिए। हाँ, ये 1.5 लाख रुपये काम आ जाएंगे एंट्री बनाते वक्त, आप उसके लिए संभाल के रखिए, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए फ़िलहाल ज़रूरी है कि हम इसको आवर्स में कंप्लीट जब वो कन्वर्ट करें। तो आपने करना क्या है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15, तो ये बन गया आपके 10,000 आवर्स। तो यह 1,50,000 को काटना चाहे तो काट दीजिए या फिर एंट्री के लिए संभाल के रखिए। फिलहाल हमें ज़रूरत है इसके आवर्स की, तो आवर्स कितने निकल कर आए, 10,000। अब प्रैक्टिकली सिनेरियो क्या बना कि जो हमारा स्टैंडर्ड का कॉलम है उसके मुताबिक हमारे जो रेट है वो 15 रुपये है और जो आवर्स हैं वो है 10,000 आवर्स। अब आ जाइए आप अपने एक्चुअल में। एक्चुअल में इसने दोनों चीज़ें अलग अलग बताई हैं। एक्चुअल में रेट बताया 16.5 और आवर्स बताए 10,500। अब इसका वेरिएंस कैसे लेंगे आप देख लीजिए। रेट 15 रुपीज़ स्टैंडर्ड और 16.5 रुपीज़ एक्चुअल, तो 15 में से 16.5 माइनस करेंगे तो 1.5 माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेट वेरिएंस तो आपका लाजमी अनफेवरेबल आएगा। ऑन दी अदर हैंड आपने अभी जो आवर्स निकाले थे वो थे 10,000 स्टैंडर्ड डिवाइड करके, जबकि एक्चुअल 10,500 हैं। तो यहाँ पे भी जब आप स्टैंडर्ड को एक्चुअल से माइनस करेंगे 10,000 माइनस 10,500, तो यहाँ पे भी 500 आप नेगेटिव में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लेबर के दोनों ही वेरिएंस नेगेटिव आएंगे, लेबर का रेट वेरिएंस भी अनफेवरेबल और लेबर के आवर्स वेरिएंस भी अनफेवरेबल।
क्लियर हो गई बात। मुझे ये सवाल नहीं कराना था, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये बता दूँ कि उसने यहाँ पे गड़बड़ क्या की है। ओके, अब फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कहते हैं 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो भाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो आपको ऊपर दी हुई है, 1,50,000 ना दी हुई होती तो आप रेट और आवर्स को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। फिलहाल चूँकि दी हुई है 1,50,000, तो आप उसको इसका ले लीजिए 85%। तो ये लिखा आपने 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाएगा 1,27,500। जबकि अगर आप इसकी एक्चुअल कॉस्ट देखें तो ये बनता है 1,20,000। तो ये स्टैंडर्ड है 1,27,500 और एक्चुअल है 1,20,000। तो ये कितना डिफरेंस बना? ये बना 7,500 का डिफरेंस। और ये 7,500 का जो डिफरेंस है ये चूँकि पॉजिटिव में आएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका फेवरेबल, और फेवरेबल का मतलब है कि पॉजिटिव। अच्छा, रिकॉर्ड में देख लीजिए, ये पूरा एक सवाल है, जबकि हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें तो ए और बी करके था ना, ये पूरा एक सवाल है। कंप्यूट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ये हमने सिर्फ और सिर्फ ये आगे पीछे हो सकता है। मैंने पहले क्वांटिटी किया, बाद में प्राइस किया, इसने प्राइस पहले पूछ लिया, क्वांटिटी बाद में। देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर के आवर्स वेरिएंस के 2-4 नाम है तो सारे नाम याद कर लीजिए। एंड देन लेबर रेट वेरिएंस एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, यानी 1 2 3 4 5, सही है। फिर इसके बाद गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, मटेरियल एंड FOH। लेकिन क्लोजिंग नहीं पूछी, बट मेरा मशवरा आपको यह है कि आपने इसकी क्लोजिंग एंट्री भी बनानी है। तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने दे दिया 2012 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 8। तो होपफुली आपको इन 2 क्लासेस के अंदर, 3 क्लासेस के अंदर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी नोट कर लीजिए। उसमें भी कुछ इसी तरीके से उन्होंने थोड़ी सी कन्फ्यूजन की हुई है, उसको आप अपने अमाउंट को चेंज कर लीजिएगा क्वांटिटी और रेट में। 2009 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं, 2012 रेगुलर और 2009 प्राइवेट। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होती है एक अगले जो है वो सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।